हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी तथा प्रवक्ता सर्जन सनातन पार्टी। दोस्तों, आज का विषय है ब्राह्मणवाद। आजकल ये शब्द सोशल मीडिया में ट्विटर से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के फेसबुक में तैर रहा है और यहां तक कि इन्फोसिस की जो संस्थापक श्रीमती सुधा मूर्ति जी हैं, वो कहीं विदेश यात्रा में किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी केले के पत्ते पर, और बगल में एक इंटरव्यूअर सज्जन कोई बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता। उन्होंने पूछा कि आपका खान पान कैसा है, क्या खाती हैं, व्हाट आर योर फूड हैबिट्स। तो उनका हुआ, देखिए मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट ही खोजती हूँ खाने के लिए, और जब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएं कि नहीं मिलता तो मैं अपनी खाद्य सामग्री, तमाम वेजिटेरियन सामग्री लेकर के चलती हूँ साथ में, और अपना चम्मच भी साथ में लेकर चलती हूँ। और उन्होंने कहा कि कई बार एक छोटा कुकर भी होता है साथ में। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने हृदय की सच्चाई को इंटरव्यूअर के सामने रखा था। इसमें कहीं कोई ब्राह्मणवाद या जातिवाद का उल्लेख नहीं था, मगर ट्विटर पे हमारे वामपंथी भाई और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने इसे ब्राह्मणवाद की कैटेगरी में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जातिवाद की कैटेगरी है। अरे भाई, उन्होंने कहीं किसी की फूड हैबिट्स पे तो कोई कमेंट किया नहीं था। अपनी जो स्वतंत्रता है कि हमें खाने की आजादी है, अपने बारे में उन्होंने बताया था। दूसरा उदाहरण, कल मैं यूट्यूब पे एक सज्जन हैं जो जमुना बार में स्पीच दे रहे थे, हालांकि ये नहीं पता वो कब की थी स्पीच, मगर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 65 साल है और जब एडवाणी 89 साल की उम्र में प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं तो मैं भी 25-30 साल जिंदा रहूंगा और मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और ब्राह्मणवाद को मैं जड़ से समाप्त करूंगा, तभी इस दुनिया से जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि व्हाट इज ब्राह्मणवाद। अब देखिए, एक दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी देश, कोई भी समाज, उसके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, इंडस्ट्री है, जो भी कार्य हैं, उसमें कार्यों का विभाजन तो हर देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अमेरिका से लेकर चाइना तक, ब्रिटेन से लेकर के इंडिया तक, हर जगह ये डिवीजन, कार्यों का डिवीजन आज भी है। यानी कि जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान के कार्य करे, जिसके पास पराक्रम शौर्य है वो युद्ध के कार्य करे, जिसके पास बिजनेस का एक्यूमेन है वो बिजनेस का कार्य करे, और जो ब्लू कलर वर्कर है, जो लेबर जॉब है, जिसके पास वो तीनों क्षमताएं नहीं हो तो लेबर वर्क करे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि लेबर में सिर्फ जो है आरक्षित वर्ग ही होगा, लेबर में सारे वर्ग होंगे, अनारक्षित, आरक्षित, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सभी लोग हैं और सभी पूरे हर देश में हैं। तो इसलिए, लेकिन ये कार्यों का विभाजन है, इसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं घुसी, क्योंकि हर आदमी की काबिलियत उसके वर्ण पर नहीं निर्भर करती। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि जौनपुर में एक शल्य चिकित्सक है मिस्टर सिद्धार्थ, जो कि आरक्षित वर्ग से आते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर सर कटी लाश हो तो उसे भी वो जोड़ करके जीवित करने का साहस रखते हैं। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। मगर यहां पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आरक्षित वर्ग हैं या किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो आपको आरक्षण के आधार पर ज्ञान के कार्य न दिए जाएं। जैसे कि अगर पीएमटी में आपका नंबर नीचे है तो आपको शल्य चिकित्सक नहीं बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपनी लाइफ
रिस्क नहीं करना चाहेगा कि जो आदमी आरक्षण के आधार पर डिग्री लिया है उससे हम अपनी चिकित्सा कराएं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर डॉक्टर सिद्धार्थ हैं तो उनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये बात नहीं है। मगर ये बात तो है, गांव की एक कहावत से मैं समझाता हूं कि गांव में एक कहावत है कि बिच्छी के मंत्रे न जाने और कीड़ा बीड़ी में हाथ डालें। यानी कि अगर बिच्छू के डंक का इलाज आपको नहीं पता है तो सांप के डंक का इलाज कैसे पता होगा। सच है, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है सांप के कांटे का इलाज करने की तो उसमें आप हाथ न डालें अपना। और एक चीज और भी समझें कि जो कम्युनिज्म है उसने इस चीज को बड़े कायदे से डिफाइन किया। हालांकि कम्युनिज्म में कहीं कोई जात धर्म का स्थान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़े ही कुशल तरीके से डिफाइन किया है कि वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यानी कि अगर आप काबिल हैं, डॉक्टर बनने लायक हैं, शल्य चिकित्सक बनने लायक हैं तो आप बने, मगर अगर काबिल नहीं हैं तो जो आपकी कैपेसिटी है वही कार्य करें। हालांकि अगर मान लीजिए कोई काबिल नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं और जो काबिल है उसके 1 ही बच्चा है, तो आपको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलेगा। हो सकता है कि 4 बच्चे वाले ब्लू कलर वर्कर को 1 बच्चे वाले व्हाइट कलर वर्कर से ज्यादा पैसा दिया जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी यहां जरूर है कि जो आदमी काबिल नहीं है उससे काबिलियत के कार्य लिए जाए। तो अभी एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि एक मिस्टर मिश्राम हैं, वो अभी जमुना पार के किसी जगह पे अपना भाषण कर रहे थे। हालांकि ये नहीं पता कि कब का था भाषण, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 65 साल की है और जब एडवाणी 89 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का दावा ठोक सकते हैं तो मैं भी अभी 25 साल और जिंदा रहूंगा और मैं प्रधानमंत्री बना के दिखाऊंगा और ब्राह्मणवाद को जड़ से समाप्त करूंगा। हालांकि उन्होंने ब्राह्मणवाद की कोई परिभाषा नहीं दी। ये जितने लोग हैं जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये इस शब्द को परिभाषित नहीं करते। वो ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में पुरानी परिभाषा के अनुसार ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम ही लोग ज्ञानी हैं। तो दोस्तों, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण है वो ब्राह्मणों ने नहीं किया। और इस पर हमारे मित्र दिनेश शुक्ला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्वजन सनातन के, उन्होंने बहुत ही व्याख्यात्मक और तर्कों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया है अपने कई लेखों में कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। बहरहाल अगर निर्माण हुआ तो आज उसे ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? और इतने हद तक तो ध्वस्त किया ही जा सकता है कि जो जिस लायक हो उससे वही काम लिया जाए। आरक्षण के आधार पर किसी को शल्य चिकित्सक न बनाया जाए। रोजगार की व्यवस्था सबके लिए हो, मगर जो जिसके लिए डिजर्व करता है वो वहीं जाए। आज का मेरा संदेश यही समाप्त होता है। धन्यवाद।